नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। इस वक्त एक बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर मेदांता अस्पताल सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। आपको बताएं, मेदांता अस्पताल पहुंचे जहां पर सोहना विधायक के संजय सिंह से मुलाकात करने पहुंचे हैं और खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में संजय सिंह भर्ती हैं। ये बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां पर मेदांता अस्पताल में विधायक भर्ती हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम मनोहर लाल जो है गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे। सोहाना विधायक हैं संजय सिंह और उनसे मुलाकात के लिए पहुंचते हुए जो सीएम है वो नजर आए। उनकी काफी वक्त से जो है वो तबीयत खराब चल रही थी और इसी को लेकर अब सीएम साहब जो है वो विधायक से मुलाकात करने के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर विधायक साहब से मुख्यमंत्री मिलते हुए नजर आ रहा है। सीएम मनोहर लाल जो है वो विधायक साहब का हालचाल पूछते हुए नजर आ रहा है। मेदांता के अस्पताल सीएम मनोहर लाल पहुंचते हुए नजर आए और संजय सिंह काफी वक्त से जो है वो बीमार चल रहे थे और उसी को लेकर गुरुग्राम के मेदांता में उनको एडमिट करवाया गया। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर वहां पर खुद सीएम मनोहर लाल पहुंचे और हालचाल लेते हुए विधायक का नजर आ रहे हैं। उधर हरियाली तीज के अवसर पर तिगांव में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक राजेश नागर ने शिरकत हासिल की है। उन्होंने कुश्ती टीमों और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए हैं और प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने पर आयोजक मंडल ने 2 जनप्रतिनिधियों का फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रतियोगिता में पहुंचे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कहा कि खेल हमारे तन और मन को सकारात्मक सोच प्रदान करता है और हमें जीवन के संघर्षों से भी जूझने की शक्ति देता है। और इस प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों की कुश्ती टीमों ने हिस्सा लिया है। बड़ी खबर आ रही है पुंडरी से, जहां पर सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षा शुरू करने को लेकर खंड शिक्षा कार्यालय की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है और 9 बजे तक प्रश्न पत्र जो है वो वितरित नहीं किए गए हैं। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पर 9 बजे तक प्रश्न पत्र जो है वो वितरित नहीं किए गए। पुंडोरी सरकारी स्कूल में मासिक परीक्षाएं होनी है और उसको लेकर यहां पर खंड शिक्षा अधिकारियों की बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक जो है वो दिखाई दे रही है। 9 बजे तक कोई भी प्रश्न पत्र जो है वो बच्चों को वितरित नहीं दिया गया, यानी कि जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे उनको वो प्रश्न पत्र मुहैया नहीं करवाया गया। सरकारी स्कूलों में मासिक के तौर पर परीक्षाएं ली जाती हैं कि आखिर बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, किस तरह से परीक्षा में उसके नंबर आ रहे हैं, उसको लेकर अभी तक खंड शिक्षा कार्यालय की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। 9 बजे तक प्रश्न पत्र जो है वो वितरित नहीं किए गए और परीक्षा का जो वक्त है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको बताएं कि ये बड़ी खबर पुंडरी से निकलकर आ रही है, जहां पर सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और 9 बजे तक जो प्रश्न पत्र थे वो अभी तक वितरित नहीं हुए हैं। उधर गृह मंत्री अनिल विज ने डिफेंस कॉलोनी में शहीद नायाब सूबेदार रविंद्र कुमार द्वारा उद्घाटन किया है और शहीद नायाब सूबेदार रविंद्र को पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। गौरतलब है कि शहीद के परिवारों ने शहीद सूबेदार रविंद्र जाखड़ की याद में द्वारा बनाई गई मांग को लेकर गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष उठाई थी और गृह मंत्री ने शहीद के नाम के द्वारा बनाए गए नगर परिषद को 5 लाख रुपए की राशि जारी की थी। आपको बताएं कि शहीद नायाब सूबेदार रविंद्र कुमार 1 जनवरी 2021 में भारत पाक सीमा पर नौशेरा सेक्टर में शहीद हो गए थे और उनकी इस वीरता पर मरणोपरांत उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री ने जाट एकता मंच की ओर से कॉलोनी में किए गए जाट धर्मशाला का निर्माण किया है और 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। बहुत ही श्रद्धा के साथ शहीद रविंद्र जाखड़ उनकी याद में यहाँ जो द्वार बनाया गया है उसका उद्घाटन किया। जो कौम अपने शहीदों को याद नहीं रखती है, भूल जाती है, वो बना होता है। तो
कौन जिंदा नहीं है। खबर अंबाला से आ रही है, जहां पर कोरोना काल के 2.5 साल बीत जाने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से हल्का मुलाना के बराड़ पहुंचे हैं। जहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही अग्निपथ योजना को वापस ले लिया जाएगा और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर फेल होती हुई नजर आई है। तो उसका भविष्य अंधकार में और फौज कमजोर होगी, क्योंकि फौज जो है वो अरेंजमेंट्स बनी हुई है, उसमें अपना नाम निशान और झंडा वही लेके फौज लड़ती है। एक जो फौज में एक देश भक्ति की भावना या त्याग करने की भावना होती है, वो ट्रेनिंग पीरियड से होती है, उसके किसी उद्देश्य से होती है, जिससे नाम रेजिमेंट रखे, इसी तरह नाम रखे। वो मैंने कहा फौज के हित में नहीं है और युवाओं का भविष्य अंधकार में डालते हैं। तो वहीं पर राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो है हतिन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता इसराइल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत हासिल की और इस दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का शोषण और भर्तियों में भ्रष्टाचार के साथ पेपर लीक और अपराध जैसी समस्याएं प्रदेश के अंदर हर नागरिक इसे झेलता नजर आ रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीतियों और सुशासन को लेकर कुशासन में बदलते हुए नजर आए हैं और प्रदेश में व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर दिखाई देते हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट होती हुई नजर आ रही है। और साथ ये भी कहा कि अब इन मुद्दों को लेकर आज पंचकुला में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चिंतन शिविर का आयोजन करेगी, जिसमें इन सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी और आगे की रणनीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई जाएगी। तो वहीं पर आतंकवाद विरोधी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने कुरुक्षेत्र की पिहोवा में संगमेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर अभिषेक किया है और मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद समाप्त हुआ है, लेकिन अब नशा आतंकवाद हावी होता हुआ नजर आ रहा है और देश का युवा इस शिकंजे में जकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का एक नया तरीका है कि भारत के युवा वर्ग को नशे में धकेल कर कमजोर किया जाए। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान तिरंगा फहराने के कार्यक्रम के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश की शान है और हर घर तिरंगा होना चाहिए। आपकी तरफ से तो राष्ट्र की जहां तक सुरक्षा का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी की और अजीत डोभाल की जो एक मेहनत है, वो सामने दिखता है कि पूरे देश में आतंकवाद के ऊपर नकेल लगी है, आतंकवाद समाप्त हुआ है। अब समस्या सबसे बड़ी है कि नार्को टेररिज्म है ना, ये नार्को टेररिज्म इतना खतरनाक है। ये पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी, कश्मीर पंजाब से शुरुआत हुई थी, आज पूरे देश में फैल चुकी है और हमारा नौजवान इस नार्को। तो उधर यमुनानगर में श्री गणेश एंटरटेनमेंट सोसाइटी द्वारा मोहम्मद रफी नाइट का आयोजन किया गया है, जिसमें फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत हासिल की है। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि मोहम्मद रफी के गाए हुए गीत आज भी लोकप्रिय हैं और रजा मुराद ने मोहम्मद रफी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम उनकी एनिवर्सरी, जो डेथ एनिवर्सरी है, वो मनाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन हमें 24 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी मनाना चाहिए। और इस दौरान कई गीतकार मोहम्मद रफी के गाने गुनगुनाते हुए भी नजर आए हैं। अंतर तो बहुत है और कुछ बहुत अच्छी बातें हुई हैं जो पहले नहीं थी। पहले इतना अनुशासन नहीं था, डिसिप्लिन नहीं था। पहले लोगों की जिंदगियों में उनकी बायोपिक्स नहीं बनती थी, जैसे मिल्खा सिंह की बनी, जैसे अजहरुद्दीन की बनी, जैसे सचिन तेंदुलकर की बनी, मैरी कॉम की बनी, मिल्खा सिंह की बनी, पहले नहीं बनती। ये एक बहुत अच्छा चेंज आया है और जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं एक
तोता भिवानी के धनाना गांव में पति पत्नी के बीच मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि ससुराल पक्ष वालों ने लड़के वालों की यहां आकर फायरिंग तक कर दी है और वहीं गोली की आवाज सुनकर घर के बुजुर्ग यानी कि पति की 62 साल के पिता की सदमे में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शिकायत दर्ज कर 4 लोगों के खिलाफ इरादतन हत्या और अवैध हथियार रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते बने रहे हर खबर के साथ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बागनूर में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा लगातार बरकरार रहा है और महिला वेटलिफ्टिंग में 49 किलोग्राम वर्ग की 88 किलो बार उठा मीराबाई चारू ने भारत की कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि पुरुष वेटलिफ्टिंग में जेरेमी ने 67 किलोग्राम वर्ग भाग में इतिहास रचा है और उन्होंने 300 किलोग्राम भार उठाकर देश को दूसरा गोल्ड मेडल जितवाया। आपको बताएं कि भारत को अब तक वेटलिफ्टिंग में 5 मेडल मिल चुके हैं, जिसमें से मीराबाई चानू और लाल निंगुआ के साथ साथ स्वर्ण पदक के अलावा विद्यारी ने और तमाम लोगों ने इस देश को पदक दिलवाए हैं। उधर गुरुग्राम में एसटीएफ ने विधायक को धमकी देने के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने जानकारी देते हुए बताया है कि धमकियां देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में पाकिस्तान के नंबर से विधायक को धमकी दी गई थी और पहले मुंबई से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदेही पर बाकी के और 4 आरोपियों की धरपकड़ की जा चुकी है और आरोपियों से 34 मोबाइल, 57 सिम कार्ड के साथ साथ 73 एटीएम कार्ड और 24 पासबुक, 3 डायरी और 1 कार भी बरामद की गई। एसटीएफ अधिकारी ने बताया कई नंबर पाकिस्तान के हैं, जिसमें से कुछ सिम मिडिल ईस्ट के बताए जा रहे हैं। मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है और जैसे जैसे तफ्तीश की जाएगी वैसे वैसे खुलासे करती एसटीएफ नजर आएगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं, ये टोटली ये ना तो कोई टेरर का मॉड्यूल है, ना कोई क्रिमिनल गैंगस्टर का मॉड्यूल है। ये सिंपली ऑर्गेनाइज्ड फिनेंशियल फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं।
जैसे ये इनका शुरुआत में तो काम यही था कि ये जो कौन बनेगा करोड़पति का जो काल करके लोगों को ठगी करते थे, उसी के चलते हुए इन्होंने ईस्ट बेल्ट में ये इन क्रिमिनल्स के नाम चल रहे थे, इनके यूज करके एक्सटॉर्शन कॉल करो तो कुछ तो मिल ही जाएगा, और कुछ मिले भी है, कुछ है। बिकॉज वो डायरी हम एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो काफी, ये ऐसे नहीं कि ये तो संवेदनशील ऐसे हो गया कि विकास ये जनप्रतिनिधि के को धमकी मिला तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया। हो सकता है इसमें जो मिडिल लेवल, बीच के लेवल के जो डॉक्टर्स है, बिजनेसमैन है, इनको भी अभी धमकी देते रहे होंगे, पैसा लिए होंगे ज़रूर। बिकॉज हमने जब बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए, काफ़ी ऐसे 5-10 हज़ार 20 हज़ार ऐसे डिपॉजिट पूरे देश प्रदेश से ये डिपॉजिट होते रहे। सो इसमें कई लोग विक्टिम्स है। हमने तो एक मॉड्यूल का एक लेग को ही हमने पकड़ा है, ठीक है ना। सो जो 6 लोग हमारे जाल में फंसे हैं और हमारे विधायकों को जो धमकी दिया है, इनको ही हमने पकड़ा। विधायकों के नाम से लेके, नंबर से लेके, एसेट डिटेल्स तक, बिकॉज इनको आजकल ऑनलाइन डिक्लेयर करना होता है सब कुछ। तो वहीं पर साइबर सिटी गुरुग्राम में झूठे केस में फंसा अवैध वसूली करने वाले सिपाहियों का मामला निकलकर सामने आया है और वारदात सदर थाना क्षेत्र की है, जहां पर 3 पुलिस कर्मियों ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर सेक्टर 38 के होटल में फर्जी रेड मारी और साथ ही झूठे केस में फंसाने की एवज में पीड़ित से 9 लाख रुपए की अवैध वसूली को अंजाम दे दिया है। वहीं इस पूरे मामले में सदर थाना पुलिस ने पीड़ित शख्स की शिकायत पर मामला दर्ज कर वारदात में शामिल 3 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बहादुरगढ़ में नागरिक अस्पताल के सामने प्राइवेट एम्बुलेंस चालक आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। इस दौरान सरकारी अस्पताल के सामने खड़े प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों में हाथापाई हुई है और जमकर लात घूंसे चलते हुए नजर आए। दरअसल सड़क के दुर्घटना में मारे गए एक श्रमिक के शव को उसके परिजन बिहार उसके पैतृक गांव ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कराना चाहते थे और इस संबंध में जब अस्पताल के बाहर लाइन लगाकर खड़े प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों से बात की गई तो उन्होंने 44,000 रुपए की एक बड़ी रकम मांगी। परिजनों ने तुरंत बाहर से किसी एम्बुलेंस चालक को बुलाया और 28,000 में शव को बिहार ले जाने की बात तय हो गई और जैसे ही बाहर से एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस चालक के साथ वहां पर मौजूद एम्बुलेंस वालों ने मारपीट की है और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाती हुई दिखाई दी। सर मैं मोदी कोई जीबीएम कंपनी बहादुरगढ़ में वहाँ पर काम करता था और इसका नाम जितेंद्र था, जितेंद्र सनोप नागेंद्र, सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला था और ये अपने चाचा के साथ टेकरी बॉर्डर पर ये किराए पर रहते हैं वहाँ पर और ये ड्यूटी खत्म करके साइकिल से जा रहा था। एक ये हरियाणा रोडवेज चरखी दादरी की डिपो से बस है, उसके चालक ने इसको टक्कर मार दी जिससे कि मौके। तो वहीं पर फतेहाबाद के गांव भटकला में आसमानी बिजली गिरने से एक घर में मकान के कमरे में दरारें आ गई हैं और मिली जानकारी के अनुसार भटकला निवासी पवन शर्मा ने बताया कि वो खेतों में बनी दहाड़ी में रहा करता था और जब तेज गरज के साथ अचानक बिजली गिरी तो उसके घर में बिजली का मीटर भी जल गया। वहीं पूरे घर के अंदर बिजली की फिटिंग भी जलकर राख हो गई है और मकान के 2 स्थानों पर दरार आती नजर आई है। तो वहीं फतेहाबाद में हुई बारिश ने प्रशासन के जल निकायों के दावों की पोल खोलकर रख दी है और जल भराव के चलते स्कूल के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी से होते हुए छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचना पड़ रहा है और लगातार लोगों को काफी दिक्कतें हो रही। इस रोड पर पहले भी जल भराव की समस्याएं पैदा हो रही हैं, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। तो उधर भिवानी की बेटी कुमुद शालिया को एनआईटी की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 51 लाख रुपए का वार्षिक ऑफर दिया गया है और कुमुद अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही। कुमुद के पिता प्रवीण शर्मा वैश्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक रहे हैं और वो वर्तमान में कुरुक्षेत्र में सरकारी विद्यालय में छात्रा को पढ़ा रहे। कुमुद के पिता प्रवीण शर्मा ने ये बताया है कि कुमुद बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार रही है। वो 9वीं क्लास में भी हमेशा प्रथम आई है और आगे उसका लगातार प्रयास बना रहा और लगातार उसने मेहनत कर ये कामयाबी हासिल की है।
पहले तो मैं अपने भिवानी वासियों को, हरियाणा वासियों को और मेरे देश के वासियों को नमस्ते प्रणाम करता हूं। और ये बेटी शुरू से ही बहुत विलक्षण रही है और प्री नर्सरी से ही इस बेटी ने अपनी प्रतिभा को जो है दिखाना शुरू कर दिया था और तब से हमें इस बेटी के ऊपर मान है। और मैं समाज से यही अपील करूंगा कि बेटियां बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरा नाम कुमुद है, मैं NIT कुरुक्षेत्र से कंप्यूटर इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हूँ एंड मुझे माइक्रोसॉफ्ट से 2023 के लिए फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑफ़र मिला है एट 51 LPA एंड इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। क्या लक्ष्य है? यस, ये बताना जी। बड़ा करना चाहूँगी। ये कुमुद मेरी बेटी है और ये शुरू से ही मतलब बचपन से इसका पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, तो हमने इसको कभी काम की तरफ लगाया ही नहीं। और सुबह 2:30 बजे उठ के पढ़ रही है, 4 बजे उठ के पढ़ रही है, इसके कोई पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना मतलब इसका शुरू से ही रहा है। तो अब ये अपने मुकाम पर पहुंच गई है, तो भगवान इसको और उन्नति। उधर दिल्ली सीमा डासा बॉर्डर पर एक साथ किसान जुटे हैं और किसानों ने बादली तहसील श्रीनिवास को ज्ञापन भी सौंपा। आपको बताएं कि फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाले कानून को लेकर रविवार को किसानों ने बादली तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल पिछले साल किसान आंदोलन को स्थगित करवाने के लिए लिखित तौर पर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब सरकार की ओर से समझौते के अनुसार मांग पूरी नहीं होने के कारण लगातार किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और वो इस बात को लेकर भी आंदोलन कर रहे हैं कि अगर आगे मांगे नहीं मानी गई तो हम फिर से आंदोलन करते नजर आएंगे। देखिए, कारण यही रहा है कि भारत सरकार के साथ संयुक्त किसान मोर्चे का एक समझौता, लिखित समझौता हुआ था। उस लिखित समझौते में जो सरकार है उसने हमारी सभी मांगों को मान लिया था लिखित तौर पे, लेकिन कुछ दिन के बाद हमने देखा कि ये सरकार अपने वायदों से पलटी खा रही है और किसान विरोधी नीतियों। तो उधर बात करें गुलचिका की, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चे की अपील पर यूनियन एकता उघारा दोहारा गुलचिका में उत्तम सिंह चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया है और जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार से किसानों की बाकी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें शहीद हुए किसानों को मुआवजा देने की बात भी शामिल है और साथ ही साथ मांग में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बनाई गई सरकारी MSP कमेटी में किसानों का कोई भी प्रतिनिधित्व शामिल नहीं करने को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। किसानों का यह कहना है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक हम लगातार प्रदर्शन को दर्ज करवाते रहेंगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ। तो उधर चरखी दादरी जिले से होकर गुजरने वाले 152D कॉरिडोर का ट्रायल किया गया है और 1 अगस्त से आम नागरिकों के लिए 152D कॉरिडोर चालू किया जाएगा, जिससे लोगों का सफर आसान होता हुआ नजर आएगा और गंगहिड़ी से नारौल तक बने 152D कॉरिडोर बनने से चरखी दादरी सहित पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के आने जाने की सुविधाएं होंगी। वहीं 6 घंटे का सफर 3 घंटे में भी पूरा होता नजर आएगा और 152D कॉरिडोर बनने से दादरी शहर में जाम से भी निजात मिलेगी। फुल्ली ऑटोमेटिक, इसमें कोई सा भी जो है ना मैनुअल ऑपरेटेड नहीं है, बाकी हम ऑपरेट करेंगे उसको वैसे भी फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें जितने भी आपके हाई स्पीड डिटेक्टर हैं वो सब भी काम करेंगे, साथ में 100% थेफ्ट को कंट्रोल करेंगे। कोई सा भी रेयर केस कोई सा भी एक्सीडेंट होते हैं वो भी इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे कंट्रोल रूम में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।
मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुला परूं